कार्यालय हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 2938 दिनांक 5/7/2024 द्वारा 14.41 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई, जिसमें कार्यकारी एजेंसी वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण कराए जाने हैं। कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री श्याम सुंदर जी उदयपुर की ग्राम सवीना स्थित भूमि पर उद्यान विकसित करने हेतु पत्रांक 132 दिनांक 13/3/2024 द्वारा स्वीकृति जारी की गई, जिसमें उदयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से कार्य करवाया जाना है। स्वीकृति अनुसार उक्त कार्य में जो भी व्यय होगा वह उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा। कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री ऋषभदेव जी की बड़े बाग स्थित भूमि पर नगर पालिका ऋषभदेव के माध्यम से नंदन कानन विकसित करने की स्वीकृति पत्रांक 1208.10 दिनांक 14/5/2024 द्वारा अनुमानित 20 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ऋषभदेव द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत समतलीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आगे कार्य प्रगतिरत है। राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री रणछोड़ जी जोधपुर व राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री कुंज बिहारी जी जोधपुर की रिक्त भूमि पर कार्यालय स्तर से वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है, जिसमें 60 वृक्ष लगाए गए हैं। राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री बलदेव जी परशुराम जी आमेर रोड जयपुर की रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण कराया गया, जिसमें 50 वृक्ष लगाए गए हैं। वर्तमान सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत नंदनवन कानन योजना अंतर्गत वाटिकाएं वृक्षारोपण के लिए भूमि चिन्हीकरण की कार्रवाई की जाकर संबंधित जिला कलेक्टर को डीएमएफटी फंड के माध्यम से उक्त योजना के विस्तार के तहत 14 स्थानों की भूमि चिन्हित की गई है, जिसकी सूची परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो जवाब दिया है उससे ऐसा लगता है कि ये योजना पूर्ववर्ती सरकार ने बिना बजटीय प्रावधान के आनन फानन में इसको शुरू कर दिया, क्योंकि आपने जवाब में कहा है कि हमने अभी तक केवल 5 मंदिरों को इसमें हमने कार्रवाई चालू की है, जबकि योजना ये थी कि जयपुर के 37 मंदिरों के साथ 593 पूरे प्रदेश के मंदिर, इसमें आपको इस योजना को लागू करना था और वृंदावन की तर्ज पर इसको विकसित करना था। और आपने ये भी बताया कि केवल 14 मंदिरों को अभी तक भूमि चिन्हित की गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस हिसाब से बिना बजटीय प्रावधान के जो पिछली सरकार ने इस योजना को चालू किया, तो आप इसको क्या चालू रखेंगे या इसकी समीक्षा करेंगे? और आपने जो प्रगति बताई है उसके हिसाब से तो इसमें सालों लग जाएंगे। तो कृपया ये बताएं कि इसकी बजटीय प्रावधान है कि नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नंदन कानन योजना, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों के साथ जुड़ी हुई राजकीय देव भूमियों के सुरक्षात्मक व्यवस्थापन हेतु पारंपरिक वृक्षों एक वनस्पति से भूमि विकास के साथ मंदिर संस्कृति के अनुरूप नंदन वन उपवन एवं नक्षत्र वाटिकाएं तैयार किया जाना है। इस योजना के तहत ऐसी राजकीय देव भूमियाँ सम्मिलित होगी जो अतिक्रमण मुक्त होकर विभाग द्वारा लीज पर नहीं दी गई है। ऐसी भूमियाँ जो कृषि प्रयोजनात उपयोग नहीं है होकर पहाड़ पर मगरी श्रेणी से वर्गीकृत प्राथमिकता से ली जाएगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है तो वो बात सही है कि पिछली सरकार में इसने इस योजना में कोई बजट का प्रावधान नहीं किया था, इसलिए इस योजना ये पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो सकी। अच्छी योजना है, लेकिन हम इसको समीक्षा करके आगे इसको लागू करेंगे। ओके, अगला प्रश्न श्री हरि सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 221। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब आ चुका है। मेरा थोड़ा कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इनका जो जवाब आया है वो तो हमेशा रटाया है कि 1000 केस होने चाहिए, 12 केस होने चाहिए। मैं समझता हूँ अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो
और जो आज के जो अभी नए कानून बीएनएस से भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 25 से ज़्यादा प्रखंड जिला न्यायालय की क्षेत्रदार आने की वजह से जनता को एडीजे कोर्ट कैंप की खोलने की एक अगर इच्छा शक्ति हो तो खोल सकती है। अध्यक्ष महोदय, करीबन 100 किलोमीटर दूर है और 100 किलोमीटर, अब मेरे विधानसभा में 2 एसीजेएम कोर्ट है, 2 एसीजेएम कोर्ट है, उसको मध्य रखते हुए कम से कम वैसे तो होना ये चाहिए कि वहाँ एडीजे कोर्ट खुले, अगर एडीजे कोर्ट संभव नहीं तो कम से कम कैंप कोर्ट की व्यवस्था तो करे। अध्यक्ष महोदय, इसका मुझे इसी में घोषणा कर दे, मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी न्यायोचित होगी हमारी जनता के लिए, इसके प्लीज आप थोड़ा घोषणा कर दीजिए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, साथी विधायक की पीड़ा सही है, वो अपने क्षेत्र के लिटिगेंट के लिए बात कर रहे हैं। ये बात भी सही है कि उनके क्षेत्र के जो लिटिगेंट है, जो पक्षकार है, उनको अपने किसी सिविल प्रकरण हो या फौजदारी प्रकरण हो उसके 90 से 100 किलोमीटर जाना पड़ता है। ये बात भी इनकी सही है कि अगर कैंप कोर्ट हो जावे तो आदि समस्या का समाधान हो जाता है, पर साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि इनके क्षेत्र के सिविल केस सिर्फ 64 है और क्रिमिनल केस 105 है। तो हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार और सरकार की आज तक की नीति के अनुसार 1000 से 1200 केसेज होते हैं तो कोर्ट खोलने की जनरली ये रहा है। पर आपका ये कहना है कि चलो कैंप कोर्ट तो केसेस की वजह से संख्या अत्यधिक कम है, हम प्रयास करेंगे गंभीरता से आपके क्षेत्र के जो भी लिटिगेंट है, पक्षकार है, आमजन है, जिनको कोर्टों से कोई काम है वो दूर नहीं जाना पड़े, सारी बातों को गंभीरता से विचार करने के उपरांत आपका कैंप कोर्ट हो सके, इस पर कोई न कोई हितोचित निर्णय लेंगे। धन्यवाद। अगला प्रश्न अध्यक्ष महोदय, आज ही घोषणा करवा दीजिए ना प्लीज। राजा श्री भागचंद टागड़ा। अगला प्रश्न श्री अर्जुन लाल। प्रश्न संख्या 223/45 बनाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में संचालित चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सक एवं अराजपत्रित संवर्ग की स्वीकृति कार्यकर और रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है। विशेषज्ञ चिकित्सक स्वीकृत पद 84, कार्यरत 53, रिक्त पद 31। अराजपत्रित संवर्ग 465 स्वीकृत, 328 कार्यरत और 137 रिक्त। जी हाँ, पदोन्नति के रिक्त पदों को DACP के अंतर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से PG पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव भरने के प्रयास किए जाएंगे। चिकित्सा अधिकारी के 1220 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS जयपुर को प्रेषित की गई। चिकित्सा अधिकारी दंत के 209 पदों हेतु प्रवेश भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 9/7/2024 को लैब टेक्नीशियन के 8 एवं सहायक रेडियोग्राफर के 1 कार्मिक को विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में पदस्थापित किया गया है। वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के 8,750, फार्मासिस्ट के 3,066, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4,847 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भर्ती पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिकों से रिक्त पदों को भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा। सीधी भर्ती के शेष रिक्त पदों को आगामी वित्तीय वर्षों में की जाने वाली भर्तियों से भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा। पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को आगामी पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने पर विचार किया जाएगा। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक सरकार द्वारा विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को आवंटित बजट
व व्यय का विवरण निम्नानुसार है। वर्ष 2019-20 सिविल कार्य जो आवंटित बजट राशि थी वो उसमें कोई भी राशि नहीं थी। सिविल कार्य व्यय भी कुछ नहीं हुआ जब बजट नहीं था। अन्य आवंटित बजट राशि लाखों में 80 लाख और व्यय राशि 70 लाख। 2020-21 में सिविल कार्य को आवंटित राशि 139 लाख, जो व्यय हुआ 94 लाख और जो अन्य जो काम हैं उसके लिए 84 लाख 11 हज़ार और व्यय राशि जो खर्च हुआ 72 लाख 64 हज़ार। 2021-22 के अंदर जो सिविल वर्ष के लिए 2118.32 जो है बजट राशि सैंक्शन हुई, उसके अंदर जो सिविल कार्य जो है उसके अंदर खाली 210 लाख और 97 हज़ार खर्चा हुआ। अन्य जो कार्य है उसके अंदर 90 लाख और 87 हज़ार खर्च हुए और व्यय राशि जो है सैंक्शन थी और व्यय राशि 75.44 लैक्स। 2022-23 के अंदर 572 जो लैक्स है ये बजट एलोकेट किया गया और उसके अंदर जो है व्यय राशि खाली 9 लाख और 36 हज़ार खर्च हुई और अन्य कामों के अंदर 98 लाख 26 हज़ार सैंक्शन थे और इसके अंदर 90.05 लाख खर्च हुए। अंत में 2023-24 के अंदर जो सिविल वर्क्स थे उसके अंदर 418 लाख सैंक्शन हुए, खर्चा कुछ भी नहीं हुआ और अन्य कामों के अंदर 107.02 लाख सैंक्शन हुए और 97 लाख 85 हज़ार खर्च हुए। खंड 3 परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में 100 शय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाड़ा जिला जोधपुर को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा की गई है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसके अंदर वर्ष 2022-23 572 लाख के अगेंस्ट में मात्र खर्चा किया है 9.36 लाख का और 23-24 में 418 लाख का था, उसमें इन्होंने VA 0 दिया है। तो ये क्या फिर वो हॉस्पिटल कैसे चले? या ये घोषणाएं पहले जो गत सरकार ने की वो थोड़ी घोषणाएं थी? दूसरा, मेरे इसमें जो मैंने इस क्वेश्चन में ये मांगा था कि पहला जो क्वेश्चन है कि किस किस स्वर्ग के चिकित्सक कौन से, सिर्फ आपने जवाब दिया कि सिर्फ चिकित्सक और विशेषज्ञ, जबकि मैंने स्वर्ग पूछा था कि कौन से तरह के डॉक्टर्स वहाँ लगे हुए हैं और कितने पद रिक्त है। और वैसे कैसे पैरामेडिकल स्टाफ और मिनिस्ट्रियल स्टाफ वगैरह के लिए भी पूछा था, लेकिन आपने संयुक्त दे दिया, कोई बात नहीं। अब ये जो पद रिक्त हैं, जो 40% पद रिक्त पड़े हैं, इनको आप कब तक भर देंगे? दूसरा सवाल इसी के संदर्भ में कि मैंने जानकारी बजट के लिए मांगी थी कि आप विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की जानकारी आपने इसमें मदवार नहीं दी। इसके अंदर जो मशीनरी खरीद की गई है, जो CRM की मशीन खरीदी है या दूसरे जो इक्विपमेंट खरीदे हैं, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, क्या आप उसकी जांच करवाना चाहेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा बिलाड़ा जो है, माननीय सदस्य का जो विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर वर्तमान में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इनका जो है पिपाड सिटी में। अभी वर्तमान में अभी इस बजट के अंदर जो बिलाड़ा प्रॉपर है वो SDH बन गया है। बोरुंदा में CHC है, 16 PHC है और 91 सब सेंटर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत मजबूत है। माननीय सदस्य को मैं आपके सदन को एक चौंकाने वाली बात बताऊंगा कि इन्होंने जो माननीय सदस्य ने जो 5 साल के आंकड़े मांगे थे, उसके अंदर जो आवंटित बजट सिविल वर्क्स में था वो था 3,247 लाख और खर्चा जो है वो केवल हुआ इसके अंदर 314 लाख का, यानी कि 30 करोड़ रुपए जो है
पिछली सरकार के दरमियान इसके अंदर खर्च नहीं हुआ, वो पैसा इनका लैप्स हो गया। और जो दूसरे जो वर्क है उसके सिविल वर्क्स के अलावा उसके अंदर 5 साल में वो तो ये कह रहे हैं पद कब तक भरेंगे? नहीं, इन्होंने इसका भी पूछा है साहब, ये तो हो कि गया। ये पैसा क्यों नहीं आया हमारा। दूसरे जो अन्य काम है उसमें 4 करोड़ 60 लाख जो थे उसमें से 3.9 करोड़ खर्च हो गए। मैंने इसकी जानकारी ली कि इतना फासला क्यों हुआ। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिल चुकी थी इसके अंदर क्या है कि दूसरा सवाल एक मिनट, दूसरा प्रश्न या तो उत्तर सुन लीजिए या दूसरा पूरा प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ, दूसरा आपने देखो पूछा ना, देखो पहले तो ये तो आ गया इसमें। आपका देखिए आपका खर्चा बहुत कम हुआ। आपके सिविल वर्क्स में 32 करोड़ की एवज में खाली 3 करोड़ हुआ। इसकी मैंने डिपार्टमेंट से जानकारी ली, इसका मैं कारण बताता हूँ अध्यक्ष महोदय। एक तो जमीन के विवाद थे, उसके अंदर इनका आज दिन तक पिपाड़ के अंदर इनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन के अभी तक तैयार नहीं हुई, जो कि 4 साल पहले सैंक्शन थी। इसके अंदर कोर्ट के स्टेज भी थे, तो इस वजह से काफ़ी राशि इसमें खर्च नहीं हो पाई। अब ये अर्ज कर रहे हैं पद के बारे में। पद के बारे में ऐसा है अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ और चिकित्सक जो हैं, जो सैंक्शन पद हैं वो हैं 84 और अभी जो लगे हुए हैं वो हैं 53। रिक्त पद है 31। ये तो आ गया। 63% 63% जो है इनकी वैकेंसीज भरी हैं, जो कि राजस्थान के इट इज़ हाई। दूसरी चीज़, नॉन गेजेटेड ऑफिसर हैं, उसमें 465 में से 328 लगे हैं, 137 रिक्त हैं। इसका मतलब 71% इनके चिकित्सक लगे हैं, जो कि बाकी एरिया से मच हायर है। और आपको यही आश्वासन देना चाहता हूँ, अभी हम 50,000 भर्ती कर रहे हैं। हम जितने भी जो जहाँ जहाँ रिक्त पद है हम वहाँ पूरे राजस्थान में हम भर देंगे। इनका भी ध्यान रखना। हो गया मंत्री महोदय, दूसरा मेरा ये सवाल है कि आपने जो खर्चा बताया है इसमें 2018 में जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने उस समय घोषणा की थी, वो धर्मशाला के नाम से सारी पीएससी सीएससी पे बनी थी, सीएससी पे बनी थी और उसके ऊपर वाले हॉस्पिटल में बनी, लेकिन उनका भुगतान 2018 का बाकी है, ये पैसा लैप्स हो रहा है, इसका क्या कारण है? अध्यक्ष महोदय, जिसमें बीसीएम ऑफिस भी चल रहा है अभी उन बिल्डिंगों में। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा जो प्रश्न है ये पूरा सेंटर्ड है 2019-20 से 2023-24 तक 5 वर्ष। इसके अंदर अब आप 2018 की बात कर रहे हैं, वो इसके ना तो दायरे में है, लेकिन उसका भी मैं फिगर्स इनको जो है आज शाम तक मैं इनको प्रस्तुत कर दूंगा। अगला प्रश्न श्रीचंद कृपलानी। प्रश्न संख्या 224। माननीय मंत्री जी। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, मगरा क्षेत्र विकास योजना राज्य के 5 जिलों ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली एवं राजसमंद के 1746 गांवों में क्रियान्वित है। विधानसभावार गांवों की सूची पृष्ठ 1 पर है। दूसरा, जिला चित्तौड़ में विगत 3 वर्षों में मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत रुपये 68,42,000 के 24 कार्य स्वीकृत हुए। 58,24,000 कार्य स्वीकृत किए। कार्यों का विवरण पृष्ठ 2 पर है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जानकारी चाहूँगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मगरा विकास क्षेत्र योजना का विकास का आधार क्या है, और जब राजस्थान के 5 जिले आपने उसमें ले रखे, मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में इन 5 जिलों में आपने विकास का कितना पैसा दिया, और उसके आधार पर चित्तौड़ जिले का जो 5वां हिस्सा बनता है वो आपने दिया कि नहीं दिया, वो बताइए। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि उसमें 5 जिले हैं, 5 जिलों में अभी तक 38,93,10,000 रुपये दिए। उसमें आपके चित्तौड़ में 66,46,000 रुपये दिए। उसके अनुसार अजमेर ब्यावर में 7,16,00,000 रुपये 53,000, भीलवाड़ा में 4,02,65,000 और चित्तौड़ में 66,46,000, पाली में 3,71,78,000, राजसमंद में 23,35,58,000 ये पैसे आपके जिले में दिए गए।
अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि 35 गांव हैं मेरे जिले में और 35 गांवों में 58 लाख रुपए कुल इन्होंने दिए 3 सालों में। एक गांव में कितने पाती आते हैं? 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए पाती नहीं आते। एक गांव में एक सड़क क्या, सीसी रोड क्या, एक हैंडपंप भी नहीं लग सकता। और 3 सालों में, और जूली साहब आपकी वजह से हुआ है, 3 साल आपका ही रास्ता है ये, हमारा राज आए तो 6 महीने हुए। कांग्रेस, प्रश्न पूछो। कांग्रेस के राज में 3 सालों में 58 लाख रुपए लगे। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि क्या भविष्य में आप चित्तौड़गढ़ जिले के और मगरा विकास में गांव जोड़ना चाहते हो? यदि हाँ, क्योंकि चित्तौड़ जिले में बड़ी साड़ी में, बेगू में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर घाटा में अभी भी 200 गांव बाकी हैं जो मगरा क्षेत्र में बसे हुए हैं। उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, क्या स्थिति है, किस तरह वो जीवन गुजारा कर रहे हैं? क्या उनके भले का विचार सरकार रखती है? यदि हाँ तो आप मुझे बताइए, यदि नहीं तो क्यों? सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अभी 24-25 में 20% राशि में से जिला भीलवाड़ा को 87,30,000 रुपये, चित्तौड़ को 60 लाख रुपए, पाली को 50 लाख रुपए के प्रस्ताव अभी अनुमोदन किए गए हैं और जल्दी आपके पैसे आ जाएंगे। मैं नए गाँव जोड़ने की बात कर रहा हूँ। गाँव कौन सा एरिया जोड़ोगे, गाँव जोड़ोगे, ये प्रश्न पूछो। नए गाँव जोड़ने का विचार रखती नहीं रखती है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसमें जिलों के आवंटन के जो जिसमें बीपीएल परिवारों के आधार पर 50% है और गांवों की संख्या के आधार पर 50% है। जरूर फिजिबिलिटी होगी तो जल्दी आपके गांवों को जोड़ा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सवाल जो था, मंत्री जी माफ करना, कि 5वां हिस्सा चित्तौड़ जिले को क्यों नहीं मिला, ये मैं जानकारी चाह रहा था। माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि जिस तरह से चित्तौड़ में 66,86,000 रुपए जो पहले मगरा क्षेत्र में जो आवंटन हुए, कितने करोड़ पैसे? उसमें अभी ये प्रश्न आप चर्चा कर लेना, हमने आप ध्यान रखना इनका। अभी मगरा क्षेत्र में 60 करोड़ में से 58 लाख आपके ध्यान रखने के कैसे? ध्यान रखने वाली बात क्या? अगला प्रश्न शंकर सिंह रावत। मंत्री महोदय, आपकी गलती नहीं है, ये इनकी गलती। अरे बैठो बैठो, माननीय सदस्य बैठे। अगला प्रश्न शंकर सिंह रावत। शंकर सिंह जी, अगला प्रश्न पुकार रहा हूँ, जब आपका नाम पुकार जाए खड़े हो जाओ। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 225। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहें जवाब आ गया है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट पूछे, पूरक प्रश्न पूछे। पूरक प्रश्न पूछ लेता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने हमारे जो सड़क पास की है उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है कि वो 44 करोड़ का बजट उसके ऊपर एस्टीमेट था और 15 करोड़ ही पास हुए हैं, तो उसमें क्या है कि वो पूरी नहीं बन पाएगी, तीसरा हिस्सा भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि उसको थोड़ी पूरी बन जाए, यही आपसे प्रार्थना है। क्या पूरी बना देंगे? कर दो, आज प्रश्न पूछो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि बजट घोषणा 2024-25 के बिंदु संख्या 14.01 के तहत इस सड़क के 15 किलोमीटर के लिए राशि 15 करोड़ स्वीकृत की गई है। इस सड़क के आंशिक भाग का अपग्रेडेशन वर्ष 2020-22 के मध्य करवाया गया है एवं कुछ भाग डीएलपी अवधि में है। तथापि यदि इस सड़क के उन्नयन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी तो पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अगर लगेगा कि आवश्यकता है तो निश्चित रूप से इसमें अधिक राशि और इसका हम लोग। अगला प्रश्न अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न जो मांगा था उत्तर आ गया। अरे आपका स्वभाव है क्या पूरा क्या पूछना है? अरे वो प्रश्न नहीं है। अतुल बंसाली। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 226। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 वर्तमान में कार्मिक विभाग के स्तर पर आईएएस, आईपीएस, आरएएस एवं आरपीएस अधिकारियों के विरुद्ध
कुल 18 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित है। प्रकरणवार विशिष्ट परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, कार्मिक विभाग के स्तर पर वर्तमान में उपरोक्त लंबित प्रकरणों में नियमानुसार अपेक्षित प्रक्रिया परीक्षण उपरांत गुणावगुणों पर निर्णय लिया जाएगा। मेरा माननीय सदस्य, पहला प्रश्न है, चूंकि जो सूची आपने उपलब्ध कराई है उसमें 2018, 19, 23, 22, 24 सभी प्रकरण वर्षों के लंबित है। मैं मंत्री महोदय से अध्यक्ष जी आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया में लंबित प्रकरण किस स्तर पर, किस अधिकारी के पास, कब से और क्यों लंबित है, और ऐसे भ्रष्टाचार के प्रकरणों में दोषी अधिकारियों को बचाने में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है। अब हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है और इन प्रकरणों को कब तक निपटा देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 18 प्रकरणों में ये माननीय सदस्य का कथन सही है माननीय सदस्य कि सन 2018 अपनी सीट पर जाइए से विचाराधीन है। सन 2018 का एक प्रकरण है, सन 2019 का एक प्रकरण है, 2020 का कोई नहीं है, 2021 के 3 है, 2022 के 5 है, 2023 के 6 है, 2024 के 2 है। इन प्रकरणों में अलग अलग कारणों से अभियोजन की स्वीकृति नहीं हुई है। किसी में हाईकोर्ट का ऑर्डर है, किसी में कोई स्टे है, किसी में और भारत सरकार की अनुमति बाकी है। अलग अलग कारणों के अलग अलग है। आप चाहेंगे तो कारणों सहित मैं अलग से आपको लिस्ट दे दूंगा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि इन अभियोजन की स्वीकृति जो लेट होती है और समय निकल जाने के जो समय देते हैं इतना लंबा स्वीकृति में, उसमें अभियोजक होता है वो ये केन प्रकरण उस मैटर को डिले करने में या अपने हिसाब से सेटल करने का प्रयास करता है और उसका सीधा सीधा प्रभाव जब नीचे के कर्मचारियों पर पड़ता है तो वो भी अगर इस तरह के अभियोजन में लिप्त पाए जाते हैं, वो भी बचने का कोई न कोई जुगाड़ निकालते हैं। तो मेरा मंत्री महोदय से आपके द्वारा निवेदन है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण हो उनमें एक तो त्वरित कार्रवाई करें और दूसरा ऐसी कोई प्रक्रिया हो तो उसके संबंध में स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की शंका सही है। चाहे कोई पक्ष हो विपक्ष हो, ये बात सही है कि प्रोसिक्यूशन की स्वीकृति शीघ्र मिले, उसका शीघ्र प्रोसिक्यूशन हो और उसका रिजल्ट जल्दी आवे। चाहे उसका अपराध नहीं है तो उसकी मानसिकता भी ठीक हो जाती है, तुरंत निर्णय मिल जाएगा मेरा कोई अपराध, और अपराधी है या कोई गुनाह किया है तो उसका रिजल्ट मिल जावे। लेकिन आज तक की जो भी मैंने देखा है उसमें कोई न कोई कारण से प्रोसिक्यूशन में डिले हो रहा है। हम प्रयास करेंगे और विश्वास दिलाएंगे कि जल्दी से जल्दी प्रोसिक्यूशन की स्वीकृति मिले और गुणों पर उसके विरुद्ध निर्णय हो। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। माननीय हो गया, 2 प्रश्न हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, 2 प्रश्न हो मैं गए। ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, सबसे पहले तो ये बता दें पिछले 8 महीने में कितनी अभियोजन स्वीकृति आप लोगों ने दी है या निस्तारण किया? माननीय मंत्री जी, ये मूल प्रश्न का विषय नहीं था और 8 महीना मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं है मूल आप प्रश्न सुन लें, आप इतनी जल्दी नहीं करें, आप इतनी जल्दी नहीं करें। जवाब दे रहा हूँ ना। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सुनो तो सही। अरे मूल तो जवाब दे रहा हूँ, सुनो माँ से, अब आराम से तसल्ली से सुनो। सबका जवाब है। पिछले 8 माह से या पिछले 10 माह से इन्होंने जिन प्रकरणों का पूछा था उन प्रकरणों में पिछले 8 माह से कोई स्वीकृति नहीं मिली। इसके अलावा आपके पास कोई नॉलेज है तो मैं एक एक प्रकरण की आपको बता दूं। यही जीरो टॉलरेंस है क्या? क्यों नहीं दी? यही तो पूछ रहे हम ये कि 8 महीने में आपने निस्तारण नहीं किया। मैं ये आपके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। अरे सुने आप, ये लगाओ वाले जिसमें सुनने की क्षमता नहीं वो गड़बड़ होता है। 2018 से लगा करके 2024 तक आया है। 2018 का एक, 2019 का एक, 2000
अरे आप भी जल्दी करेंगे, बैठिए माननीय मंत्री। 8 महीने की करेंगे और 5 साल की भी करेंगे और पूछोगे सबका जवाब देंगे। और ये टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार नीति है। जितने भी प्रकरण दर्ज होंगे शीघ्र निस्तारण करेंगे। अगला प्रश्न माननीय सदस्य अजीत विराजो, कोई अंकित नहीं करे, जो बिना अनुमति के बोले कोई अंकित न करे।